हाँ जी ठीक है। देखो ये अधूरा ही रह गया। चलो भाई शुरू करें। भाई शुरू करते हैं अपना थर्ड लेक्चर। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, जाके देख लेना अगर किसी का भी छूट गया तो। शुरू करते हैं भाई। आज का हमारा कोर टॉपिक्स क्या रहेंगे, एक बार उस पर नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले तो बेटा हम जाएंगे फ्लैशबैक में। फ्लैशबैक का क्या मतलब है भाई, 9th क्लास की बेटा रिवीजन करेंगे। जो हमें इस चैप्टर के लिए और नेक्स्ट 2 चैप्टर्स के लिए ज़रूरत है, उन चीज़ों को पहले हम बेटा रिवाइज करेंगे। जैसे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होती है, ये सही से समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे फॉर्मेशन ऑफ केमिकल फॉर्मूला, जो केमिकल फॉर्मूले वगैरह बनते हैं वो बनते कैसे हैं, ये एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर। फिर इसके बाद अगर हमारे पास टाइम बचेगा तो हम एक बार क्या देखेंगे, बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशंस। ठीक है, केमिकल इक्वेशन की बैलेंसिंग देखेंगे। क्या हो गया, हाँ कहाँ पर फ्लैश, अरे यार समझ जाओ, SH फ्लैशबैक। ठीक है चलो पहले देखते हैं बेटा रिवीजन ऑफ क्लास 9th। क्लास 9th में बेटा वैसे तो आपने पढ़ा होगा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम है, बट स्टिल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कुछ बातें दिमाग से निकल गई होंगी, मैं दोबारा से रिवाइज करवा देता हूँ। ठीक है, बहुत बढ़िया कर रहे हो सर आप। सिंबल्स ऑफ एलिमेंट, बेटा सबसे पहले तो आपको सिंबल्स याद होने चाहिए। और कहाँ तक याद होने चाहिए, कम से कम 25 से लेकर 30 के बीच में। और उनका एटॉमिक नंबर भी आपको याद होना चाहिए। ये बेटा पीरियोडिक टेबल होती है जिसमें टोटल 118 एलिमेंट्स होते हैं। यहाँ पर 103 तक दिए हुए, ऐसे 118 होते हैं। कैसे होते हैं, यहाँ पर हाँ 118 तक ही दिए हुए हैं। ठीक है, अच्छा क्या है इसका पूरा फंडा, वो बात की बात है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल आपका चैप्टर था विच इज डिलीटेड नाउ, तो अब उस पर हम फोकस भी नहीं करेंगे। हमें क्या देखना है, पहले देखना है बेटा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है, H, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 1। हीलियम का सिंबल होता है He, एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा, 2। ऐसे ही कम से कम बेटा आप कोशिश कीजिए कि 30 तक याद कर लो, 30 तक सबका सिंबल और सबके एटॉमिक नंबर्स। ठीक है, और कम से कम बेटा 25 तक तो आपको याद होने ही चाहिए, ये आप मान लीजिए। और ये आपको 9th क्लास में भी सिखाया गया था। ठीक है, ये सिंबल्स हैं इसलिए डाल दिए मैंने, सो दैट आपको नोट्स में मिल जाएंगे। ठीक है, अब आ जाइए बेटा रिवीजन पे। बेटा एटम क्या होता है पहले हम ये समझेंगे, एटम क्या चीज़ है और उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, पहले आप ये समझ लीजिए, अगर मैं कोई आयरन का पीस ले लूँ, ठीक है, मैंने कोई एक आयरन का पीस ले लिया, लेट्स से समथिंग लाइक दिस। कहाँ गए भाई 3D शेप्स कहाँ हैं, हाँ ये है तो सही। ज्योमेट्री में मान लीजिए मैंने एक आयरन की रॉड ले ली, ये कैसा बन रहा है, ये हटा दो भाई। आप ऐसे देखिए, सिलेंडर ले लेते हैं डायरेक्टली। 3D शेप्स कहाँ गई भाई, प्लैनेट्स, चलो मैं बना देता हूँ भाई। मान लीजिए बेटा मैंने एक रॉड ले ली है, जो कि रॉड है बेटा किसकी, आयरन की। बेटा आयरन जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना होगा, छोटे छोटे पार्टिकल्स ऐसे ऐसे ऐसे। लेकिन आयरन जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ एक तरीके के पार्टिकल्स से मिलकर ही बना होगा। ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे और इन सारे पार्टिकल्स से मिलकर ये पूरा का पूरा आयरन की रॉड तैयार हुई होगी। समझ गए। अगर मैं इस छोटे से पीस को निकाल कर बाहर ले आऊं तो बेटा इसको मैं क्या बोलूंगा, एटम ऑफ आयरन। ये आयरन का क्या है बेटा, एटम। दोनों में बेटा डिफरेंस समझिए जरा, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है एटम। बेटा आयरन क्या है, एक एलिमेंट है। आयरन बेटा छोटी रॉड भी हो सकती है, बड़ी रॉड भी हो सकती है, ठीक है। लेकिन बेटा जो एटम है वो बेटा यही होगा, छोटा सा। इस रॉड को अगर मैं बड़ा भी कर दूं तो बेटा एटम तो यही रहेगा। और बेटा ये छोटे बड़े मेरी वजह से बन गए क्योंकि मैंने हाथ से ड्रॉ किया है।
अदरवाइज बेटा एटम जितने भी होंगे आयरन के वो सारे के सारे सेम शेप और सेम साइज के होंगे, जो आपने 9th क्लास में पढ़ा है। ठीक है, आयरन क्या है बेटा? एक एलिमेंट है। टोटल कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल बेटा 118 एलिमेंट्स नोन है हमारे वर्ल्ड में। ठीक है, जिनमें से 115 के बारे में हम बहुत अच्छे से डिस्कवर कर चुके हैं और बाकी 3 एलिमेंट्स के बारे में अभी रिसर्च चल ही रही है। ठीक है, अब ये 118 एलिमेंट का मतलब क्या है? ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये जो पूरी दुनिया है, वो इन 118 एलिमेंट से मिलकर ही बनी है। जैसे कि हाइड्रोजन क्या है? एक एलिमेंट है। आयरन क्या है? एक एलिमेंट है। गोल्ड क्या है? एक एलिमेंट है। सिल्वर क्या है? एक गोल्ड है। सिल्वर क्या है? एक एलिमेंट है। समझ में आ गई बात है? नहीं? अब जरा समझिए, जैसे कि हाइड्रोजन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट, बेटा इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग हैं और इसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है। जब ये दोनों बेटा कंबाइंड होंगे तो क्या बनेगा? H2O। और इसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग होगी। तो ये कंबाइंड कर करके अलग अलग चीजें बना लेते हैं। जैसे कि सोडियम और क्लोरीन। सोडियम बेटा बिल्कुल अलग चीज है और क्लोरीन बिल्कुल अलग चीज है। जब बेटा ये दोनों मिल जाते हैं, आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, तो NaCl बना लेते हैं, विच इज अ कंपाउंड। और बेटा ये NaCl क्या होता है? हमारा सॉल्ट होता है। क्या होता है? सॉल्ट। जो हम नमक खाते हैं ना, वो सॉल्ट होता है। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें आपस में कंबाइंड होती गई और ये पूरी दुनिया बनकर तैयार हो गई। सिर्फ कितने से? 118 से एलिमेंट से। समझ में आ गई बात या नहीं? अब आ जाओ बेटा एटम पर। एटम की बेटा एक बार जरा डेफिनेशन पे नजर डालते हैं। क्या है डेफिनेशन? An atom is the smallest unit of matter that retains all of the chemical properties of an element। जैसे कि बेटा अभी मैंने रॉड बनाई थी और इसमें एक छोटा सा पार्टिकल था जिसमें मैंने क्या बोला था? एटम बोला था। तो बेटा ये क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, क्योंकि ऐसे ही बहुत सारे एटम से मिलकर यह आयरन की पूरी रॉड तैयार हुई। तो मैंने वीडियो प्ले कर दी है। हाँ जी, समझ में आ गई बात है? नहीं? और बेटा जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें ये एटम ही पार्टिसिपेट करता है, पूरी ये रॉड नहीं पार्टिसिपेट करती है। रॉड को जब आप किसी चीज में रिएक्ट करवाते हो ना, तो ये बेटा या तो घुल जाएगी या घुलेगी भी नहीं। तो इसका जो अपर मोस्ट पार्ट है वहां के एटम्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। समझ में आ गई बात है? नहीं? अब देखो जरा। अच्छा, ये जो एटम है ये बेटा 3 चीजों से मिलकर बना है। इसके अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं जो आपने 9th क्लास में पढ़े थे। कौन कौन से होते हैं बेटा? एक तो होता है इलेक्ट्रॉन, दूसरा होता है प्रोटॉन और लास्ट होता है आपका न्यूट्रॉन। इसका स्ट्रक्चर देखना चाहते हो? देखो बेटा कितना मस्त है। कहाँ गया? अरे कहाँ गया? ये रहा। अब जरा देखो, समझो इस चीज को कि एटम एक्चुअल में कैसा होता है। जो अभी मैंने यहां पे आयरन का एक पीस लिया था, ऐसा था ना? एक्चुअली इस एटम के अंदर बीच में होता है न्यूक्लियस। बीच में क्या होता है बेटा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में ये बेटा एक्चुअली ऐसा सर्कुलर नहीं होता है, ये बेटा 2 चीजों से मिलकर बनता है। किन किन से? देखो यहां पे आपको बॉल्स नजर आ रही होंगी ना। अगर मैं ब्लू वाले को बोल दूं क्या? न्यूट्रॉन, और रेड वाले को बोल दूं क्या? प्रोटॉन। तो बेटा ये न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में ऐसे कंबाइंड होते हैं, मिले हुए होते हैं और ये आपस में इकट्ठे होते हैं और इस पूरे को कंबाइंड करके हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस किन किन चीजों से मिलकर बनता है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स। समझ में आ गई बात या नहीं? अब जरा देखिए, और इसके चारों तरफ रोटेट कर रहे होते हैं कौन? इलेक्ट्रॉन्स। मतलब मैं दोबारा से एक बार मेंशन कर देता हूं बेटा, ये है आपका क्या? प्रोटॉन लिया था ना इसको, प्रोटॉन। ये जो रेड वाला है प्रोटॉन हो गया, ये जो ब्लू वाला है इसको बेटा मैं क्या लूंगा? न्यूट्रॉन। और ये जो चारों तरफ रोटेट कर रहा है ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। समझिए जरा, जैसे कि हमारा अर्थ है, अर्थ में बेटा बीच में है सन और सन के चारों तरफ रोटेट कर रहे हैं प्लैनेट्स। तो वो जो बीच में सन है वो हो गया न्यूक्लियस और इसके चारों तरफ जो रोटेट कर रहे हैं प्लैनेट्स वो क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स। अब आप ये समझिए, ये जो आपको एक्चुअली लाइन बनाकर दिखाई हुई है ना, ये एक्चुअली लाइन होती ही नहीं है, ये बस ऐसे घूम रहे होते हैं ऐसे हवा में।
लेकिन इनका जो पाथ होता है वो फिक्स्ड होता है। ये इलेक्ट्रॉन हमेशा ऐसे ही रोटेट करेगा, ऐसा नहीं कि इसका चाय पीने का मन कर रहा तो थोड़ी देर बाहर घूम के फिर आ गया वापस, ऐसा नहीं होगा। इसी पाथ पे, इसका पाथ क्या है, फिक्स्ड है, और उस फिक्स्ड पाथ को ही इन्होंने ऐसे डिनोट किया हुआ है। जैसे कि बेटा हमारी जो फ्लाइट्स होती हैं वो एयर में ट्रैवल करती हैं तो उनके रोड्स बने हुए होते हैं। क्या रोड होते हैं? हवा में रोड नहीं होते, बस उन्हें बताया जाता है कि आपको इस रास्ते से ही जाना है, कहीं और नहीं मुड़ना है। ऐसे ही बेटा इनका भी बीच में कोई इस तरीके का बना हुआ नहीं होता है, बस इनका जो पाथ है जहां से इनको घूम के जाना है वो फिक्स्ड है। तो एक्चुअल में ये कैसे दिखते हैं जरा देख लीजिए। एक्चुअल में बेटा ये ऐसे दिखते हैं, बीच में है न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन बेटा हवा में ऐसे रोटेट कर रहा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये वाला ऐसे रोटेट कर रहा है, ये वाला ऐसे रोटेट कर रहा है, बीच में ऐसे कोई रोड बने हुए नहीं होते हैं। बस आपको समझाने के लिए कि ये इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है, ये लाइंस बना दी जाती हैं। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? अब बेटा याद रखोगे, अगर आपसे पूछे हैं व्हाट आर दी सब एटॉमिक पार्टिकल्स ऑफ एटम, तो बेटा कौन कौन से होंगे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीन चीज़ों से मिलकर ही बने हैं। लेकिन जब आप 11th क्लास में आओगे तो आपको और सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलेंगे, अप क्वार्क्स एंड डाउन क्वार्क्स, वो बात की बात है। लेकिन अभी 10th तक आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गई सारी बातें? आगे बढ़ते हैं ज़रा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे आते हैं बेटा। आई होप कि कुछ बच्चों को पता भी होगा, और अगर नहीं पता तो बेटा यहाँ पर देख लीजिए। पहले तो आप ये समझिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू द ऑर्बिटल्स ऑफ एन एटम। किसी भी एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ी सी पहले चीज़ें समझा देता हूँ फिर आगे बढ़ेंगे। बीच में बेटा क्या होता है? न्यूक्लियस, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स होते हैं। और बेटा जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। क्यों पॉजिटिवली चार्ज होता है? क्योंकि न्यूट्रॉन के ऊपर तो कोई चार्ज ही नहीं है। फिर क्या बचा? प्रोटॉन, और प्रोटॉन होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो न्यूक्लियस बेटा कैसा हो जाता है? पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, अच्छा, यहां पर बेटा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स कर रहे होते हैं रिवॉल्व। ये जो पहली लाइन मैंने बनाई इसको बेटा फर्स्ट एनर्जी लेवल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? फर्स्ट एनर्जी लेवल, या फिर इसी को बेटा फर्स्ट शेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? फर्स्ट शेल, या फिर फर्स्ट ऑर्बिट बोलते हैं। जो आपको बोलना है वो बोल देना। और साथ के साथ आपको ये भी पता है कि इसको बेटा के शेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? के शेल। जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड सर्कल मैंने बनाया है, इसको बेटा सेकंड एनर्जी लेवल, और ये जो वाला जो है इसको थर्ड एनर्जी लेवल, थर्ड शेल या थर्ड ऑर्बिट बोलते हैं। पहली वाली जो बेटा लाइन है इसको के शेल, दूसरी वाली को बेटा एल, फिर एम, इसके बाद बेटा एन, ओ, पी एंड सो ऑन। समझ में आ गई बात? नहीं, आपको शायद एन तक ही बताया गया हो, लेकिन और भी आगे होते हैं। ठीक है, लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब बेटा हमें यह देखना है कि फर्स्ट वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। मान लीजिए आपको बेटा 15 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए गए और आपसे बोले जाए कि भाई इन शेल्स में भर दो, तो बेटा ऐसा नहीं कि आपका मन किया ये ले जी पहले वाले में डाल दिया 1, दूसरे वाले में डाल देते चल 4, ऐसे नहीं बेटा। ये चीज़ें बेटा फिक्स्ड हैं कि पहली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, सेकंड शेल में कितने आएंगे, 3 में कितने आएंगे एंड सो ऑन। इसके लिए बेटा एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला कौन सा है ज़रा देख लीजिए, 2n²। और यहाँ पर बेटा n क्या है? n क्या है बेटा? नंबर ऑफ शेल। क्या है बेटा? नंबर ऑफ शेल। अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट कर दूं, मैं आपसे कहूं फर्स्ट शेल में बताओ कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो फर्स्ट शेल का मतलब n की वैल्यू आप 1 पुट कर दीजिए। यहां पर पुट करते हैं, देखो इधर जरा, 2 × n, और n की वैल्यू मुझे क्या पुट करनी है? 1। तो बेटा 1 का स्क्वायर होता है 1 एंड 2 1 जा 2। फिर बेटा मैंने कहा ये बताओ सेकंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो बेटा n की वैल्यू इस बार आपको क्या पुट करनी है? 2। तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर होता है 4 और 4 2 जा 8। मैं आपसे पूछूं बेटा ये बताओ कि थर्ड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, तो बेटा आप इस बार क्या पुट करोगे? 3 का स्क्वायर।
बेटा 2 इंटू 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और 9 2 जा 18। फिर इसके बाद n की वैल्यू बेटा क्या होती है 4, मतलब 2 और यहाँ पे n की वैल्यू बेटा क्या पुट करनी है 4। 2 इंटू 16 आंसर कितना आ गया बेटा। अब ज़रा ध्यान देना, पहली शैल होती है K शैल, दूसरी शैल होती है L शैल, थर्ड होती है N और लास्ट होती है N। तो बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कैसे होता है ज़रा देख लीजिए, K L M N K L, अरे गलती से मिस्टेक, इधर देख लो भाई ज़रा, K L M N इतने रखते हैं, ठीक है। पहले शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे 2, दूसरी शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं बेटा 2 लीटर बॉटल में कितनी कोल्ड ड्रिंक आ सकती है, आप बताइए, क्यों उससे कम नहीं आ सकती, आ सकती है, मतलब 2 लीटर या उससे कम। तो अगर मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसका क्या मतलब हुआ कि इससे कम भी आ सकते हैं। बेटा कौन सी दुनिया में खोए हुए हो, बेटा रिजल्ट खराब हो जाएगा आपका। ओवर कॉन्फिडेंस मत आओ, सीधे होकर बैठ जाओ, प्रॉपरली सिट प्रॉपरली। तो इधर हो जाओ, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाओ बेटा, अगर नहीं दिख रहा है तो। ये मत सोचो मुझे सब कुछ आता है, कुछ ऐसी बात बताई जा सकती है जो अभी शायद आपने 9th क्लास में ना पढ़ी हो। के एल एम में बेटा कितने 18 और फिर क्या बेटा 30। समझ में आ गई बात यानी। अब बेटा इसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आगे ले लेता हूँ, यहाँ पर बेटा मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिया कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर बेटा क्या होता है 6। अगर मैं आपसे कहूँ बेटा इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, क्या बताइए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं K, L फिर NOP। बेटा जितनी ज़रूरत पड़ेगी हम उतनी ही लिखेंगे, ठीक है। K शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, अभी हमने देखा था 2, तो 2 आ गए। अब बेटा 6 में से 2 निकल गए, अब कितने बचे। L में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं 8 आ सकते हैं, लेकिन उससे कम भी आ सकते हैं। भाई हमारे पास हैं ही टोटल 4, तो बच्चे कितने 4, वो 4 यहाँ पर आ जाएंगे। अगर बेटा मैं इसका स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊं तो बेटा बीच में होगा न्यूक्लियस, ये होगी आपकी फर्स्ट शेल जो कि होगी K शेल, ये होगी आपकी सेकंड शेल जो कि होगी L शेल। इसके अंदर बेटा आ जाएंगे आपके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये पहला इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन। और सेकंड शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे 1 2 3 एंड 4। बताइए कोई दिक्कत। ये हो गया बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। सी का क्या मतलब है कार्बन। एक और ले लेते हैं बेटा एग्जांपल। मान लीजिए बेटा मैंने ले लिया सोडियम, सोडियम का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 11। इसके अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो बेटा K L M, ये होगा बेटा 2,8,1, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बेटा एटॉमिक नंबर है 11। तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और बचे कितना 1, वो 1 आ जाएगा इसमें। अगर इसका मैं स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाने की कोशिश करूं, बीच में है बेटा न्यूक्लियस, फिर आ जाएंगी कितनी शेल्स 3 शेल्स, फर्स्ट शेल, सेकंड शेल और थर्ड शेल। पहली शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 2, तो 1 2। दूसरी शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और लास्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 1, तो ये रहा 1। बताइए कोई दिक्कत। एक और ले लें क्या एग्जांपल, एक और ले लेते हैं, चलो क्लोरीन का ले लेते हैं। क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 17। इसका एटॉमिक, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर मैं करके दिखाऊं आपको तो K L और M। पहली शेल में बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर 8 और लास्ट में कितने बचेंगे 7। इस केस में बेटा यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन है, अब कितने आ जाएंगे बेटा 7। समझ में आ गई बात यानी। जैसे यहाँ पे 1 बनाया ना आपने, अब आप कितने बनाओगे 7। यहाँ पर बेटा हमें जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है ज़रा देख लीजिए। हमें 2 चीज़ें देखनी, एक तो देखना बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन,
वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं जरा देख लीजिए। आपको ये देखना है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल, मतलब यहां पर आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 4। तो इस केस में वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन कितने हो गए बेटा, 4। अगर बेटा मैं बात करूं सोडियम की, आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, 1। तो यहां पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सोडियम इज 1। यहां पर आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने हैं, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 7। बताइए कोई दिक्कत। एक चीज अब हमें देखनी बेटा वैलेंसी, हमें देखनी है क्या बेटा, वैलेंसी। वैलेंसी यहीं समझा देता हूं, यहां पर मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। आर दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वही आपके क्या हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बेटा वैलेंसी देखिए, पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा देखते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा 1 हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है कि एक भी ना हो बाहर, चलो बाहर छोड़ो, 0 तो नहीं हो सकते, एक तो हो गई। 1 हो सकता है, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, 6 हो सकते हैं, 7 हो सकते हैं, 8। बेटा यहां से एक बात याद रखना, आउटर मोस्ट शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं, कभी भी 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। अंदर हो सकते हैं, आउट मतलब बाहर वाली शेल में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स नहीं हो सकते हैं। जैसे कि बेटा अभी मैं एक एग्जांपल लेकर समझाऊंगा आपको, देखो जरा पहले यह समझ लो बेटा वैलेंसी क्या होती है, ये समझिए। हर एटम ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हों, 8 इलेक्ट्रॉन्स हों। क्यों, उससे वो स्टेबल हो जाता है। बेटा 9th क्लास की बात है, थोड़ा फास्ट करा रहा हूं, ठीक है। हर एटम ये चाहता है कि उसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, जिससे कि वो स्टेबल हो जाए। अगर आउटर मोस्ट शेल में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो वो अनस्टेबल रहता है, परेशान रहता है। समझ में आ गई बात यानी। अब 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के इसके पास 2 तरीके हैं, या तो अपने पास से इलेक्ट्रॉन दे दो या किसी से इलेक्ट्रॉन ले लो। मान लीजिए मेरा खर्चा है 1 लाख रुपए महीने का और मेरे पास आ रहे हैं 80,000 रुपये, तो मैं परेशान रहूंगा या नहीं रहूंगा? क्यों? क्योंकि मेरे पास रुपए जो हैं वो कम है, जितना मेरा खर्चा है उससे कम है। तो बेटा मैं 1 लाख रुपए कैसे करूंगा, किसी से उधार लेने पड़ेंगे। और अगर मेरे पास मान लीजिए खर्चा है 1 लाख रुपए का और मेरे पास आ रहे हैं 1,40,000 रुपये, तो मेरे पास एक्स्ट्रा आ गए। अब मैं चौड़ में रहूंगा, अब भी मैं परेशान, समझ रहे हो ना। अब मैं चौड़ में मैं नहीं सुनता किसी की फालतू। क्यों? क्योंकि मेरे पास एक्स्ट्रा रुपए हैं। तो जब किसी के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते तब भी वो अनस्टेबल रहता है। और जिसकी इनकम 1 लाख रुपए है और खर्चा भी 1 लाख रुपये, वो शांत बैठ रहता है, भाई मैं नहीं बोल रहा किसी से फालतू। क्यों? क्योंकि बेटा ना ही उसके पास एक्स्ट्रा है जो किसी से फालतू बोल सके, और किसी से के आगे वो हाथ फैलाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि जितना खर्चा उतने उसके पास रुपए हैं। तो बेटा इसका मतलब जिसकी आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ना ही ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा। इसीलिए बेटा इसकी वैलेंसी जो है ये क्या है बेटा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और ये जो मैं बता रहा हूं वो क्या है, वैलेंसी। जिसकी आउटर मोस्ट शेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर ये किसी को 1 इलेक्ट्रॉन दे दे तो बेटा अब इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, बताइए जरा? 8 आ जाएंगे। और ये यही चाहता है कि इसकी आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8। क्योंकि इसकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 2 तरीके हैं भाई, 7 किसी से ले भी तो सकता है, इसके पास बेटा इतनी एनर्जी नहीं है कि ये 7 किसी से ले ले, तो ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, जिसकी वजह से इसकी आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो बेटा कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा वही उसकी वैलेंसी होती है। तो बेटा सोडियम की वैलेंसी हो गई 1। जैसे कि बेटा मैं बात करूं किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का बेटा एटॉमिक नंबर कितना होता है, 8। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,6। अब बेटा ये चाहता है आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं, 8। तो ये किसी से 2 इलेक्ट्रॉन्स उधार लेगा, तो बेटा इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 2। लेकिन बेटा इसकी वैलेंसी यहां पर लिखी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसने किसी से लिए 8 इलेक्ट्रॉन तो इसके पास ऑलरेडी हैं। इसे कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए 8 बनाने के लिए, 2।
अब जैसे कि क्लोरीन देखो, इसकी आउटर मोशन में 7 तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसे कितने चाहिए? सिर्फ एक, तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई बेटा? 1। मैं इस वाले पे रखता हूँ, इस वाले पे रखता हूँ, हाँ जी। अगर किसी के पास बेटा, सुन लो इधर, 5 होंगे तो बेटा ये किसी से 3 लेगा और इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3। जैसे कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन की आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बेटा? 4। तो बेटा अब ये ना किसी को 4 देगा ना 4 लेगा, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स की बेटा शेयरिंग करता है। कैसे करता है, क्यों करता है, ये आप लोगों ने 9th क्लास में सीखा हुआ है, बस थोड़ा सा मैं ओवरव्यू दे रहा हूँ। अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूं तो बेटा एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 13, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,3। इसकी आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दे अपनी बॉडी से तो इसके पास आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे? 8। तो ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा, क्योंकि ये 3 इलेक्ट्रॉन देगा तो इसकी वैलेंसी भी कितनी हो जाएगी? 3। बेटा इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो कितने हैं? 3, और इसकी वैलेंसी भी कितनी है? 3। अगर बेटा मैं बात करूं किसकी? मैग्नीशियम की, इसका एटॉमिक नंबर होता है बेटा 12, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,2। ये किसी को 2 इलेक्ट्रॉन्स देगा, इसके बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 2 और वैलेंसी भी 2। यहां से यहां तक ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन देते हैं बेटा वो होते हैं मेटल्स। तो ये सारे के सारे जिनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बेटा मेटल्स होते हैं, और अगर उससे ज़्यादा हो, 3 से ज़्यादा हो, तो वो होते हैं नॉन मेटल्स। क्या होते हैं बेटा? नॉन मेटल्स। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें और देखें कि उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, उससे आपको ये पता चल जाएगा कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। समझ में आ गई बात या नहीं? तो इस तरीके से बेटा वैलेंसी निकालते हैं। थोड़ा बहुत बेटा आपको आइडिया मिल गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड्स। मॉलिक्यूल्स कैसे फॉर्म होते हैं, कंपाउंड्स कैसे फॉर्म होते हैं बेटा, उसके बारे में बात करेंगे। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए थोड़ा जल्दी समझाऊंगा मैं, ठीक है। जैसे कि बेटा मैं सोडियम की बात करूं, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 11। अगर मैं बात करूं इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तो बेटा 2,8,1। बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाकर ये क्या होगा? स्टेबल होगा। कैसे होगा? ये है बेटा सोडियम। सोडियम की अगर मैं बात करूं तो इस केस में इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं अभी? 11, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। बेटा याद रखना एटॉमिक नंबर क्या होता है? जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है किसी भी एटम के अंदर, या जितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट है, वही उसका एटॉमिक नंबर होता है। जैसे सोडियम की अगर मैं बात करूं तो इसकी न्यूक्लियस में, सोडियम की न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और इसके चारों तरफ कितने इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं? 11 ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं। क्योंकि इनके पास प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, तो बेटा इसीलिए ओवरऑल एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है, ठीक है। अब जरा देखो, अगर इसके पास इलेक्ट्रॉन है 11, तो बेटा इसके पास प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11। प्रोटॉन्स होते हैं बेटा पॉजिटिवली चार्ज, तो ये +1। अगर मैं आपसे पूछूं ओवरऑल चार्ज बताइए, ओवरऑल चार्ज 0 है या नहीं है? बेटा ये क्या करता है? अपनी बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन निकाल देता है। हाँ जी, आप चाहो तो इसको ऐसे लिख लो, या कई सारी बुक्स में बेटा ऐसे भी लिखा रहता है कि जब इसमें से ये एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, अलग कर देगा, तो बेटा क्या हो जाएगा? इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा बेटा। लेकिन ये गलत है, मेरे हिसाब से ये गलत है। ऐसे देखिए, ये बेटा है सोडियम, इसकी बॉडी से अगर एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए, अलग कर दिया जाए, तो बेटा होगा क्या? पहले इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11। अब कितने रह गए बेटा? 10। एक इलेक्ट्रॉन बेटा क्या हो गया? कम हो गया। समझ में आ रही बातें? लेकिन बेटा प्रोटॉन्स तो अभी भी उतने के उतने ही हैं। कितने? 11। अब अगर मैं आपसे पूछूं बेटा ओवरऑल चार्ज कितना है, बेटा +1 आ जाएगा नहीं आ जाएगा? और ये +1 चार्ज बेटा इसके ऊपर लिखा जाए। बेटा स्टेबल होने के लिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स अपनी बॉडी से निकाल दिए? एक इलेक्ट्रॉन। इसीलिए बेटा इसकी वैलेंसी कितनी है? 1। और क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन के पास होते हैं, एग्जाम्पल इधर समझा देता हूं, चलो मैं फटाफट समझाऊंगा ज़्यादा टाइम ना लेते हुए।
क्लोरीन का बेटा एटॉमिक नंबर होता है 17, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,7। बेटा ये 7 इलेक्ट्रॉन्स किसी को नहीं दे देगा, ये उधार लेगा एक इलेक्ट्रॉन। कुछ पूछना चाह रहे हो? सर आपने बोला था ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम होते हैं, तो बेटा मैं न्यूट्रल बोल रहा था, जब न्यूट्रल होगा, ये तो बेटा आयन बन गया ना, इसके ऊपर चार्ज आ गया। जब चार्ज नहीं है तब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स इक्वल होते हैं, ठीक है। बेटा क्लोरीन क्या करेगा ज़रा देखिए, अभी इसके पास क्लोरीन के पास क्या है, एक इलेक्ट्रॉन। अभी इसके पास बेटा इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 17 मतलब नेगेटिवली चार्ज। प्रोटॉन्स बेटा इसके पास कितने हैं, 17। ओवरऑल चार्ज बेटा कितना आ गया, 0। ये बेटा क्या करता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है, किसी से एक इलेक्ट्रॉन लेगा, सॉरी, किसी से बेटा जब एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बेटा इसके ऊपर क्या होगा, आप जरा देखो, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया। पहले इसके पास थे 17, अब इसके पास कितने हो जाएंगे बेटा, 18। प्रोटॉन्स भी कितने हो जाएंगे बेटा, प्रोटॉन्स तो 17 के 17 ही रहेंगे। क्यों, क्योंकि प्रोटॉन्स होते हैं बेटा न्यूक्लियस में, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, प्रोटॉन्स नहीं। अच्छा, यहाँ पर ओवरऑल चार्ज बेटा कितना आ गया, -1। इसीलिए क्लोरीन के ऊपर बेटा क्या लगा हुआ होता है, -1 का चार्ज। बेटा इसे स्टेबल होने के लिए, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी से ले लिया, तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8। बेटा कोई भी एटम जितने इलेक्ट्रॉन्स लेता है या देता है अपनी आउटर मोशन में 8 इलेक्ट्रॉन्स करने के लिए, वही होती है उसकी वैलेंसी। और बेटा क्लोरीन की वैलेंसी बेटा कितनी हो गई, -1 कह दो या 1 कह दो, ठीक है। अब बेटा ज़रा देखो, इसके कुछ फॉर्मेशन देख लेते हैं। बेटा ज़रा देखो, सोडियम और क्लोरीन ये दोनों आपस में कंबाइंड होते हैं। सोडियम हो जाता है बेटा एक इलेक्ट्रॉन किसी इसे दे देता है, किसे दे देता है बेटा, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, थोड़ा सा डिटेल में समझा देता हूं, समझो ज़रा, आराम से समझ लो। ये है बेटा सोडियम और ये है क्लोरीन, ये दोनों बेटा आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। क्यों कंबाइंड हो जाएंगे ज़रा देखिए, इसकी बेटा आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है और इसकी आउटर मोस्ट शेल में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। बेटा यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स बनाए जाते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आउटर मोस्ट शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स बनाए जाते हैं, अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे कोई भी लेना देना नहीं है। अब बेटा ये भी अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है क्यों, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है। क्यों, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन बेटा क्या है, 2,8,1। ये एक इलेक्ट्रॉन अपने पास से निकालना चाहता है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से आ जाए, तो ये आपस में दोनों मिल जाते हैं, कहते हैं भाई देख तू भी परेशान है मैं भी परेशान हूँ, मैं तुझे एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ, मैं स्टेबल हो जाऊँगा। ये भी कहेगा भाई ठीक है एक इलेक्ट्रॉन दे दे, मुझे भी एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ऐसा करने से बेटा होगा क्या, इस सोडियम के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज। क्यों, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए तो ओवरऑल चार्ज प्लस हो जाएगा। ऐसा ही सेम होगा बेटा किसके साथ, क्लोरीन के साथ। लेकिन अब बेटा क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए और इसके ऊपर ओवरऑल चार्ज क्या हो गया बेटा, नेगेटिव। और आपको पता है ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। अब इतना कॉम्प्लिकेटेड ना लिखकर हम बेटा इसको NaCl लिखते हैं। क्या लिखते हैं बेटा, NaCl। अब बार बार इतनी बड़ी रिएक्शन ना करके मैं आपको सिंपल सा एक फॉर्मूला बता देता हूं। पहले आप क्या लिखिए, अगर आप ये रिएक्शन करवाना चाहते हैं, सिंबल ऑफ एलिमेंट लिखिए और यहां पर लिखेंगे वैलेंसी। मान लीजिए आप सोडियम और क्लोरीन के बीच में रिएक्शन करवा के देखना चाहते हैं कि इसका फॉर्मूला कैसा बनेगा। बेटा ध्यान दीजिए, वरना पूरे चैप्टर में समझ में नहीं आएगा कि ये इक्वेशंस बन कैसे रही हैं। अगर आप सोडियम और क्लोरीन के बीच में चाहते हैं रिएक्शन कराना, तो आप पहले बेटा वैलेंसी लिखेंगे, किसकी, सोडियम की भी वैलेंसी लिखिए और क्लोरीन की भी वैलेंसी लिखिए। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, और इनको करा दीजिए बेटा क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई। बेटा क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद होगा क्या, ये वाली वैलेंसी बेटा लिखी जाएगी सोडियम के साथ और ये वाली वैलेंसी लिखी जाएगी किसके साथ, क्लोरीन के साथ। 1 बेटा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, तो हम डायरेक्टली NaCl लिखते हैं।
समझ में आ गई बात या नहीं? अब बेटा एक और एग्जांपल लिखते हैं, जैसे कि मान लीजिए ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में बेटा मैं क्या करवाना चाहता हूँ, रिएक्शन करवा के देखना चाहता हूँ कि इनका फॉर्मूला क्या बनेगा। बेटा हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2। आपस में ये दोनों बेटा क्या हो जाएंगे, कंबाइंड हो जाएंगे और क्या बनेगा, H2O। तो बेटा ये जो फॉर्मूला बना है H2O, ये बेटा इसकी वैलेंसी की वजह से बना है। समझ में आ गई बात या नहीं? जैसे कि बेटा मैं एक और बता देता हूँ, अमोनिया का, आगे पीपीटी है या नहीं है? हाँ है। और एग्जांपल देखते हैं बेटा, जैसे कि मैं अमोनिया की बात करूँ, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में मैं कराना चाहता हूँ, ये हैं इसके सिंबल्स, और हमें क्या चाहिए बेटा, वैलेंसी। नाइट्रोजन की बेटा वैलेंसी होती है 3 और हाइड्रोजन की होती है 1। इनके बीच में मुझे क्या करना है बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो N1 और H3 आ जाएगा। 1 लिखने की बेटा ज़रूरत नहीं है, तो NH3 बन जाता है। समझ में आ गई बात है नहीं? जैसे बेटा कार्बन डाइऑक्साइड की बात करता हूँ, कार्बन और ऑक्सीजन, इनकी बेटा हमें क्या लिखनी है, वैलेंसी लिखनी है। कार्बन की बेटा वैलेंसी 4 और ऑक्सीजन की 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे करोगे तो क्या आ जाएगा, C2O4। बेटा अगर ये दोनों नंबर्स किसी से डिविजिबल हैं, जैसे कि दोनों ही नंबर किससे डिविजिबल है बेटा, 2 से, तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, मतलब सिंपलेस्ट रेशियो में लिखा जाता है। तो ये क्या बन जाएगा, C1 और O2। 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए बेटा कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है, CO2। बताइए बात समझ में आ रही है, एनी प्रॉब्लम? तो इस तरीके से बेटा केमिकल फॉर्मूले बनते हैं, ठीक है। अब हर एक चीज़, कुछ आयंस वाले भी देख लेते हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड अगर आप बनाना चाहते हैं तो बेटा आपको पता होना चाहिए, सोडियम की वैलेंसी होती है बेटा +1, इसकी वैलेंसी होती है -1। आयंस वाले भी सिखाए गए थे, ये आयंस की वैलेंसी बेटा 9th क्लास की जाके रिवाइज कर लेना, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इससे, तो होगा क्या, सोडियम और ये आयंस, बेटा इसके पे भी 1 आ जाएगा और इस पे भी क्या आ गया, 1। 1 लिखने की ज़रूरत है नहीं बेटा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बेटा ऐसे लिखा जाता है, इसलिए फॉर्मूला NaOH बनता है। समझ गए या नहीं? तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि बेटा एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन की बात करें, एल्यूमिनियम की वैलेंसी होती है बेटा 3 और इसकी वैलेंसी होती है 2। इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए और इसको इससे, तो Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का बेटा फॉर्मूला Al2O3 होता है। ये बेटा आपको फॉर्मूले बनाने आने चाहिए, क्योंकि जब आप केमिकल रिएक्शन करोगे, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एल्यूमिनियम एंड ऑक्सीजन, तो आपको पता ही नहीं होगा कहाँ पे 2 लगाना है, कहाँ पे 3 लगाना है। ये अपने आप नहीं लगते बेटा, ये वैलेंसी की वजह से लगते हैं। सिंपली अगर वो आपसे कहें एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन करवाओ, तो बेटा एल्यूमिनियम की वैलेंसी यहाँ पर लिख दीजिए और ऑक्सीजन की वैलेंसी यहाँ पर, बस फॉर्मूला बन गया। इतना सिंपल है, समझ गए या नहीं? तो ये चीज़ें बेटा 9th की आपको याद होनी चाहिए। ये थी बेटा 9th क्लास की रिवीजन। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैलेंसिंग दी केमिकल इक्वेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आपका होमवर्क है, आप पहले तो ये सारे के सारे सिंबल्स, इनका एटॉमिक नंबर, इनकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंसी और केमिकल फॉर्मूले जो बनाते थे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करके, वो आप जाके घर पे प्रैक्टिस करोगे, सो दैट आपके जो नेक्स्ट 3 to 4 चैप्टर्स हैं उनमें सिर्फ और सिर्फ केमिकल रिएक्शंस भरी पड़ी हैं। अगर आपने ये सही से नहीं किया तो बेटा बहुत ज़्यादा दिक्कत आने वाली है। समझ गए? ये नोट कीजिए।